गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपका चैप्टर जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है इसे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर में अब तक हमने इसके दो लेक्चर में अब तक हमने भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों को जाना है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक बार फटाफट हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है परिवर्तन के कार्य यानी कि परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना क्या कहलाता है, उसका परिवर्तन होना। भौतिक परिवर्तन में कहते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है, भौतिक गुण उसके बदल जाते हैं, ऐसे को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुण का मैंने बताया था मतलब होता है उसके रंग, शेप, साइज, आकार में चेंज होना यानी अवस्था बदलना। जैसा कि इसका एक एग्जांपल हमने लिया था कि बर्फ, अगर बर्फ को हम लेते हैं, आइस हमने लिया, आइस को थोड़ी देर के फ्रिज से निकाल के हमने आइस को रखा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो किसमें चेंज हो गया, वाटर में, पानी में बदल गया। और उस पानी को जब हम गर्म करते हैं उसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं यानी ढक्कन लगा दिया, तो हमने देखा कि जब पानी भाप बन करके ऊपर तक वो लिड से टकराता है तो वापस किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में। तो ये क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तित हो रही है। बर्फ होती है सॉलिड स्टेट से लिक्विड, लिक्विड से भाप बन रही है आपकी, तो क्या हो रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उनके गुण में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम एक कागज लेते हैं उसके बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं तो उसकी अवस्था चेंज हो गई है, उसका आकार आमाप ये चेंज हो गया है, लेकिन उसका गुण नहीं बदला है। यानी एक दूसरी बात है कि भौतिक परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं यानी वापस अपनी पुनः अवस्था में वापस आ सकते हैं। जैसे कि हम इस चौक का टुकड़े को समझते हैं, ये चौक है, अगर इसके चूर्ण कर लेते हैं, इसको चूरा कर लेते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर से क्या हम वापस एक चौक बना सकते हैं क्या, हम उसके पाउडर से वापस एक चौक बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल चेंजेस है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है यानी ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। निम्न परिवर्तन जो होता है कि एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और देखिए रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये स्थायी परिवर्तन होते हैं, परमानेंट चेंज होता है इनमें, ये वापस से अपनी अवस्था में जो पहले वाली अवस्था है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इसे कह सकते हैं ये अनउत्क्रमणीय रिएक्शन है, नॉन रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ओके, और इसमें क्या निकलती है, साथ में कुछ ऊर्जा निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा हमने रासायनिक परिवर्तन में तीन क्रियाविधि भी की थी, एक्टिविटीज की थी, समझी थी, तीन एक्टिविटीज हमने समझी थी। आज हम एक नया लास्ट इसका जो लास्ट पार्ट है वो आज हम कर रहे हैं, ये है हमारा जंग लगना यानी वस्तुओं में जंग लगना। देखिए वस्तुओं में जंग लगना ये भी एक क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी आपने स्पेशली देखा होगा आपकी लोहे की जो वस्तु होती है उनमें क्या करता है, जंग। जब भी हम लोहे की वस्तुओं को कुछ समय के लिए खुले में रख दें, किसी खुले स्थान पर रख दें, तो हम फोटो में देखते हैं कि उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जमने लग जाती है, इसे ही हम कहते हैं जंग लगना। यानी लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की परत चढ़ना वो क्या होता है, जंग लगना। और जंग के लिए जब लोहे की वस्तु में जंग लगता है उसके लिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन यानी हवा और नमी वाटर दोनों की आवश्यक होते हैं। तो वस्तुओं में जंग लगना किसे कहते हैं, लोहे की वस्तुओं को कुछ समय के लिए
तक खुले स्थान पर लोहे की वस्तु को कुछ समय तक खुले स्थान पर रखने से उन पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। समझ में आया आपको? जैसा कि हमने अभी समझा था कि लोहे की वस्तुओं को कुछ समय तक खुले स्थान पर रखने से उन पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। ओके, और जंग लगने के लिए जैसे मैंने आपको बताया वायु और आर्द्रता यानी पानी का होना जरूरी होता है। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ओके, अगर रिएक्शन के द्वारा हम समझते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एसिड यानी आयरन, ऑक्सीजन, ओके, और प्लस एसिड, तीन चीज हमें चाहिए। एसओ को हमने एक्स लिया, यहाँ पे 4 और ओके, तो क्या निकल गया यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन है और जल है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 2Fe2O3। ओके, और साथ में रह गया यहाँ पे जो एसिटोन है रह गया। तो यहाँ पे आता है आयरन, ऑक्सीजन और साथ में क्या हो रहा है बच्चों? आयरन, ऑक्सीजन है और जल। जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ओके, ये है हमारा आयरन ऑक्साइड, ये है हमारा आयरन, ये है ऑक्सीजन और ये है जल। ओके, तीनों ने किया, यहाँ बन गया नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड। और इससे क्या होता है? ये भूरे रंग की परत क्या हो जाती है? लोहे पर जमा हो जाती है जिसे कि जंग लगना कहते हैं। ओके, यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल का होना आवश्यक होता है। यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है। ओके, रिपीट करते हैं हम। वस्तुओं में जंग लगना, लोहे की वस्तुओं को कुछ समय तक खुले वातावरण यानी खुले स्थान पर रखने से उन पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। जंग लगने के लिए आयरन यानी लोहा है, ऑक्सीजन होना चाहिए, जल होना चाहिए, तीनों रिएक्शन करते हैं और आयरन ऑक्साइड बना देते हैं। ओके, यानी जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल का होना आवश्यक होता है। बता लेंगे इसे आप। साथ में हम देखते हैं कि जो जंग लगना है ये कैसी कौन सी परिवर्तन है? भौतिक है या रासायनिक है? आप खुद बताइए मुझे कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, पदार्थ रिएक्शन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। जबकि रासायनिक में क्या अभी मैंने समझाया था कि आपको पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। ये अंतःद्रवणीय अभिक्रिया है, यानी इससे वापस वो पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं यह एक रासायनिक
रासायनिक परिवर्तन होता है। यानी जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। से आपने उतार लिया होगा अपनी नोटबुक में। आगे हम देख रहे हैं बच्चों कि जंग लगने के लिए अगर हमें रोकना है, रोकथाम करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। यानी हम बात कर रहे हैं जंग की रोकथाम। जंग की रोकथाम कैसे होगी, जंग लगने से हम पदार्थ को कैसे बचा सकते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर ग्रीस लगा करके, ग्रीस होती है, ग्रीस अगर हम लोहे पे लगा दें तो फिर आप ये वादा में रखेंगे तब भी उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो पहला है बच्चों तेल या ग्रीस लगा करके, तेल या ग्रीस लगा कर, ओके, तेल या ग्रीस लगा करके हम वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो बाहर पेंटिंग यानी पेंट करके भी हम पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं। पेंट करके, बाय पेंटिंग यानी किसी भी, अगर हम आके देखा होगा जैसे कि हमारे लोहे के जो गेट लगे होते हैं, 3 गेट अगर लोहे के होते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक या कोई सा भी पेंट हम कर देते हैं और वो पेंट उसको जंग लगने से यानी लोहे को ये बाहर रहता है, खुले में रहता है और ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही उसे मिलते हैं। तो अगर हमने पेंट नहीं किया तो उसमें जंग लग सकती है। तो जंग से बचाने के लिए ही उसका क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। थर्ड है कि जिंक और क्रोमियम की परत चढ़ा करके, जिंक व क्रोमियम की परत चढ़ाकर, जिंक व क्रोमियम की परत चढ़ाकर भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। और लोहे पर एक अलग से लीजिए आप, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, इधर इसको कहते हैं यशक लेपन या फिर कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ओके, यानी लोग आपसे पूछा जा सकता है कि यशक लेपन या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का कोई के प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, यशक लेपन कहते हैं। यानी लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रम को यशक लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टेनलेस स्टील की, तो लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदल करके हम क्या कर सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। जैसे कि आपने स्टील की जो पैन देखे हैं, बर्तन देखे हैं, तो क्या कभी जंग लगती है, नहीं लगती है, क्योंकि लोहे को किसमें चेंज कर दिया, स्टेनलेस स्टील में। सो लोहे को स्टेनलेस स्टील में, देखिए लोहे को स्टेनलेस स्टील में पदार्थ को हम चेंज करते हैं और किसी प्रकार करते हैं, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज में। कार्बन, क्रोमियम, निकल व मैग्नीज, लोहे को स्टेनलेस स्टील में कार्बन, क्रोमियम, निकल व मैग्नीज के द्वारा बनाया जाता
है। यानी जो स्टेनलेस स्टील है वह कार्बन क्रोमियम निकल व मैग्नीज के द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर क्या नहीं लगती है, इसमें जंग नहीं लगती है, इसमें जंग नहीं लगती है। समझ में आया आपको? फर्स्ट बता रही हूँ, जंग की रोकथाम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट मैंने बताया आपको तेल या ग्रीस लगा करके भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। सेकंड है पेंट करके, देखते हैं आप हमारे ऑयल पेंट्स हो गए हैं तो हम करते हैं अपने जितने भी आपके लोहे की वस्तुएं हैं इनको पेंट करके भी इसे हम जंग लगने से बचा सकते हैं। थर्ड बताया मैंने आपको जिंक पर क्रोमियम की परत चढ़ा करके, अगर जितने भी आपके लोहे के इक्विपमेंट है सामान है पदार्थ है उनके ऊपर अगर हम जिंक पर क्रोमियम की परत लगाएं तो भी हम इसको जंग लगने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे पर जब अगर हम जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उसे हम कहते हैं यशक लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ओके, तो अगर क्वेश्चन आपका आता है कि यशक लेपन किसे कहते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है, यशक लेपन कहलाता है। आगे हमने बताया पढ़ा लोहे को स्टेनलेस स्टील में चेंज करके, चेंज कैसे करते हैं, कार्बन क्रोमियम निकल और मैग्नीज के द्वारा आपका क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। और इस स्टेनलेस जो स्टील होता है इसमें जंग नहीं लगती है। ओके, तो इन चीजों के द्वारा हम पदार्थ को लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। ओके, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। इसे साफ करनी हो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यस, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का क्रिस्टलीकरण। क्या है क्रिस्टलीकरण, यानी क्रिस्टल्स प्राप्त करना, बड़े आयाम के क्रिस्टल प्राप्त करना। अब क्रिस्टल आप कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए क्रिस्टलीकरण का बेसिक होता है किसी भी पदार्थ के विलयन से शुद्ध व बड़े आयाम के क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि प्रक्रम को ही हम क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आयाम के क्रिस्टल प्राप्त करने के प्रक्रम को ही क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं चमकते हुए वो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स। किसी पदार्थ क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध व बड़े आयाम के क्रिस्टल प्राप्त करने के प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन से शुद्ध व बड़े आयाम के क्रिस्टल प्राप्त करने की के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। देखिए अब हम इसके बारे में बात करें तो पहली बात तो यह है कि यह क्या है, यह भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है, यह भौतिक परिवर्तन है। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था जंग लगना जो कि रासायनिक परिवर्तन था, जबकि इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या होता है, अवस्था
स्टेज चेंज होती है, अवस्था परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? अवस्था परिवर्तन होता है। इसके अलावा इसके द्वारा प्राकृतिक व अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ के मिश्रण में प्राप्त होते हैं। इससे प्राकृतिक अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। इसमें केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ को केवल हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। केवल सॉल्यूशन से हम क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल बना रहे हैं। इसमें केवल अवस्था परिवर्तन होता है, इससे प्राकृतिक अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसको जो शुद्ध क्रिस्टल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हम एक एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले जब हमने पृथक्करण वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने समझाया था आपको क्या करना है इसके अंदर, कि जैसे आपका समुद्री जो पानी है उसमें लवण होता है, नमक होता है, तो उससे नमक की क्रिस्टल प्राप्त करना। अब नमक की क्रिस्टल आप प्राप्त करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? समुद्री पानी है, पानी को क्या करेंगे आप? बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर दिया जाता है, और पानी भरने के बाद में क्या होता है? गड्ढों में जो सूर्य की किरणें हैं वो आती है, सूर्य का प्रकाश आता है, उससे क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। जो पानी है वो क्या करता है? भाप बन करके धीरे धीरे उड़ जाता है, और उसके अंदर क्या बचे हुए रहते हैं? नमक के जो क्रिस्टल्स हैं वो बन जाते हैं, नमक प्राप्त होता है, और उस अशुद्ध नमक से ही शुद्ध नमक की क्रिस्टल फिर प्राप्त किया जाता है परिशोधन के द्वारा। शुद्ध करके शुद्ध नमक की क्रिस्टल प्राप्त। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल समझाया आपको समुद्र द्वारा। समुद्र के पानी से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, नमक की क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं, वो भी क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण। ओके, इसके बाद में एक एक्टिविटी है, इसके लिए भी वो हम कर लेते हैं, तो आप इसको कर लीजिए। उसके बाद में हम एक्टिविटी, केवल एक एक्टिविटी है वो हम कर लेते हैं। क्या आपको बता लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा? नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एक्टिविटी। क्रिस्टल कैसे प्राप्त होते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं क्रिया। देखिए इस क्रियाकलाप में क्या होगा? इस क्रियाकलाप में क्या होगा? सबसे पहले एक बीकर लिया जाता है, एक बीकर में, ठीक है, एक बीकर में पानी लिया जाता है, पानी लिया जाता है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक बीकर में, इस बीकर में पहले क्या ले लिया हमने? लिया जल, पानी लिया, एक बीकर में पानी लिया, और इसके अंदर फिर करूं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो बहुत बार हो गया, आपको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, H2SO4। यानी करूं सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें हमने इस पानी में मिला दी। पानी में जब करूं सल्फ्यूरिक अम्ल की हमने बूंदें मिलाई बच्चों, उसके बाद इसे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ओके, जब गर्म हमने पानी को कर लिया, गर्म करने के बाद में जब इसमें क्या जाता है? उबाल आने पर
ठीक है। जब उबाल आया, उबाल जब आ गया तो इस पानी में हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट 1 चम्मच, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाएंगे। मिलाएंगे किसकी सहायता से, ग्लास रूल। ग्लास रूल होता है, चम्मच जैसे एक लंबी सी पतली नली होती है कांच की, उसके द्वारा इसको, इसमें क्या डाला हमने, जल डाला, जल के साथ में डाला एसिटोन यानी सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसको हमने गर्म किया और उबाल आने पर इसमें क्या डाला हमने, कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में अब इसको बहुत देर तक हमने मिलाया और जब हम देखा कि पूरा कॉपर सल्फेट पानी में मिल चुका है तो हमने उसके बाद में फिर से वापस इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया, यानी इसमें हमने और कॉपर सल्फेट मिलाया। जब हमने क्या किया, एक बीकर लिया, पानी लिया, इसमें डाइल्यूटेड एसिड को मिलाया, उसके बाद में इसे गर्म किया और उबाल आने पर जब पानी में उबाली आने लग जाती है उसके बाद में हमने इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट रोल की सहायता से, ग्लास की सहायता से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद में इसमें जब हमने देखा पूरा कॉपर सल्फेट मिल चुका है तो हमने फिर इसमें 1 चम्मच और कॉपर सल्फेट मिलाया, उसे भी हमने ग्लास की सहायता से मिलाया। मिलाने के बाद हम देखते हैं कि अगर इसमें हमने और कॉपर सल्फेट डाला तो जब अब मिलना बंद हो जाता है, यानी अब इसमें हम और कॉपर सल्फेट को नहीं मिला सकते हैं, वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में संतृप्त विलयन बन चुका है। अब इसमें जब वापस हमने कॉपर सल्फेट मिलाया, इसके बाद में इसको हमने बीकर को चेंज नहीं किया, यानी इसको मिलाया डुलाया नहीं, केवल 24 घंटे के बाद में 24 घंटे के बाद में हमने इसे देखा, विलयन को देखा, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो बीकर है उसको पहले हमने इसको रखने से पहले तो क्या किया, हमने गर्म पानी, यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे गर्म पानी वाले पात्र में रखा इसको। ओके, एक बार दोबारा समझेंगे, बीकर लिया, पहले एस्प्रेसो को डाला, गर्म किया, उबालने पर हमने इसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाया, इसके बाद वापस इसमें हमने कॉपर सल्फेट मिलाया, जब तक मिलाएंगे जब तक क्या हो, अब इसमें और कॉपर सल्फेट मिलाना बंद हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, संतृप्त विलयन बन जाता है। उसके बाद में इसे गर्म पानी वाले पात्र में रख दिया, दूसरे पात्र में रख दिया और उसको हमने अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और 24 घंटे 24 आवर्स के लिए इसे छोड़ देंगे। आफ्टर 24 आवर्स हम क्या देखते हैं कि इसके आधार पर जो पानी है, इसके आधार पर हमें क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं। ओके, क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, पात्र के आधार पर क्रिस्टल दिखाई देते हैं। ओके, पात्र के जो आधार पार्ट है इस पर क्रिस्टल दिखाई देते हैं। इसे क्या कर रहे हैं, फिल्टर की सहायता से, यानी फिल्टर की सहायता से क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी क्या किया हमने इस सॉल्यूशन में, जब हमें 24 आवर्स के बाद देखा तो हमें क्रिस्टल्स के आधार पर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फिल्टर के द्वारा, फिल्टर पेपर होता है उसके द्वारा फिल्टर करके पानी जो सॉल्यूशन है उसको अलग कर लिया जाता है और क्रिस्टल को अलग कर लिया जाता है, यानी हमें क्रिस्टल प्राप्त हो गए हैं। ये पूरा प्रकरण क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो ये हमने एक एक्टिविटी करी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीकर लिया था, एस्प्रेसो को डाला, गर्म किया, उबाल आने पर इसमें से बस कॉपर सल्फेट मिलाया, फिर जब पूरा कॉपर सल्फेट मिल चुका है तो इसमें हमने और कॉपर सल्फेट मिलाया, जब तक मिलाएंगे जब तक कि और कॉपर सल्फेट मिलना बंद नहीं हो जाता है, फिर से गर्म पानी वाले पात्र में रख दिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ये गर्म
पानी, गर्म पानी वाले पात्र में रखा हमने। 24 तक हमने इसे डिस्टर्ब नहीं किया, इसे छेड़ा नहीं, और उसके बाद हमने इसके पात्र के आधार पर देखते हैं कि छोटी छोटी क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, यानी कि हीटर की सहायता से अब हम क्रिस्टल को अलग करते हैं और उसे गर्म जो हवा है उससे सुखा दिया जाता है और हमें क्रिस्टल्स प्राप्त। ये प्रक्रम कहलाता है पूरा क्रिस्टलाइजेशन। ओके, यानी किसी भी पदार्थ के शुद्ध व बड़े आवाज की क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि को या प्रक्रिया को ही क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर आज आपका जो चैप्टर है ये भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है, ये कंप्लीट हो गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। ओके, पार्ट 6 है, ये आज कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैं लिखते हूँ ये है आपका चैप्टर नंबर 6, पार्ट 6 था, ये आज कंप्लीट हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करूंगी, और इसके अलावा इसमें जो एक दो क्वेश्चंस है या क्रिया विधि है ये आपको इस बेसिकली देख करके अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी होगी, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे करनी है। पहले आप इसे अपनी नोटबुक जो अलग से कॉपी आती है उसमें नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।